क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इलेक्ट्रॉन हकीकत में है क्या? हाँ, हमने अपने स्कूलों में ये तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन इसके अलावा कभी हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा। चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर हम इस इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री को इवॉल्व करता हुआ देखेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में वो सारे इंसिडेंट समझाने की कोशिश करूंगा, वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन कैसे इवॉल्व करता गया और इलेक्ट्रॉन को समझने की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे इंक्रीज होती चली गई। और क्या पता वीडियो के आखिर आते आते आपको ऐसे छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने का एक नया नजरिया मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। हम सब अपनी बेसिक क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल की तरह एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और साइंस भी कहीं ना कहीं यही बिलीव करती थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक एक साइंटिस्ट ने पूरी पिक्चर को फ्लिप करके नहीं रख दिया, और जिनका नाम था लुइस डी ब्रॉय, जिसको हम आमतौर पर इंग्लिश में डी ब्रोगली कह करके बुलाते हैं। एक तरफ फिजिक्स में लाइट एक अजीब ही बिहेवियर शो कर रही थी। लाइट के बिहेवियर ने सबको हैरान और परेशान करके रखा हुआ था। लाइट, जिसको हम शुरू से वेव नेचर का समझते आ रहे थे, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है। और ठीक इसी पॉइंट को समझते हुए डी ब्रॉय ने अपना एक आर्गुमेंट दिया, जिसको हम बोल सकते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, जो नेचर है उसको सिमेट्री पसंद है। लाइट जो कि वेव नेचर की है, अगर वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है उसको भी वेव नेचर शो करना चाहिए। और आगे चल करके डी ब्रॉय ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी कैलकुलेट करी, जिसको आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। ठीक उसी के बाद लेकिन किसी ने उनको सीरियस नहीं लिया। सब लोग उनकी इस चीज को हाइपोथेसिस बना करके इसलिए प्रेजेंट किया गया क्योंकि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं था जिससे हम प्रूफ कर सके कि हाँ, इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है वो भी वेव नेचर शो करता है। तो इसको किसी ने भी नहीं माना। लेकिन आगे चल के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वैसे अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो जो ये डेविजन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके अंदर हम डिफ्रैक्शन करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैं कभी और बात करूंगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली, जिससे ये बात प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रॉन के पास भी वेवलेंथ होता है। हालांकि ऐसा कहना बहुत ही गलत होगा कि डेविजन जर्मन एक्सपेरिमेंट डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए हुआ था। नहीं, डेविजन और जर्मन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एक सिंपल एक सॉलिड क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए किया जा रहा था, जो कि डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस से बहुत पहले चल रहा था। लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती होने के वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करी। खैर, यहाँ तक एक चीज प्रूफ हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर शो करता है, और यहीं से इलेक्ट्रॉन के भी ड्यूअल नेचर की बात होने लगी। इलेक्ट्रॉन जो कि एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हुआ करता था, लेकिन डी ब्रॉय के इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर प्रेडिक्ट करने के बाद अब ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था। सभी साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी करना चाहते थे, इस वेव नेचर को और ज्यादा समझना चाहते थे, क्योंकि ये वेव नेचर का जो आइडिया था कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, बल्कि ये इनकम्प्लीट था। और फिर यहाँ एंट्री होती है एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट अर्विन श्रोडिंगर की। श्रोडिंगर एक बार शांति से बैठ करके नील बोर के एटॉमिक मॉडल को स्टडी करने की, उसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कहते हैं कि जब वो उस चीज को इमेजिन कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार हिट कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करेगा। मतलब ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहा है कि किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। और जब ये बातें आना स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉन जो कि एक वेव है, तो उनके दिमाग में ये सारी बातें सेंस नहीं कर रही थी। और तभी उनको एक वाइल्ड आइडिया आया। उन्होंने बोला, हम कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन को, या आप भी कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रॉन को इस पार्टिकल के एकदम छोटे रूप में आप सोचते हो कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है। बस उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्या हो अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, या किसी ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन करना बंद करके उसको एक स्प्रेड वेव की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दें, जिसके पास एनर्जी है और वो पूरे स्पेस में फैला हुआ है।
और ये आइडिया के ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसकी वेव इक्वेशन क्या होगी, और यहां से उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन को डिजाइन करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। एक ऐसी इक्वेशन जो कि हमको ये तो नहीं बताएगी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वेयर इज इलेक्ट्रॉन, बल्कि वो हमें ये जरूर बताएगी कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा इवॉल्व कर रहा है। और यहां से उन्होंने कुछ ऐसा इक्वेशन डिजाइन किया जिसने क्वांटम वर्ल्ड को ही चेंज करके रख दिया। श्रोडिंगर की इस इक्वेशन के आने के बाद ये तो प्रूव हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन उस तरीके से बिहेव नहीं करता जैसा अभी तक हम सोचते आ रहे हैं या इमेजिन करते आ रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ क्लाउड, एक ऐसा स्पेस जिसमें हम ये तो नहीं पता लगा सकते एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, बट हम ये जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी। खैर, अगर आप ये समझ पा रहे हो कि ये इक्वेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है, तो इस इक्वेशन को मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, इसके एक सिंगल कंपोनेंट्स को। लेकिन अभी आप इमेजिन करने की सोचो, इवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन कितना आगे बढ़ चुका था कि वो कितने ज्यादा साइंटिस्टों को एक साथ हैरान और परेशान करने लगा था। एक ऐसा क्लाउड जहां पर पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन पाया जा भी सकता है या नहीं जा सकता। इट्स लाइक अ फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी। और इसके बाद एंट्री होती है साल 1927 में हाइजेनबर्ग की। हाइजेनबर्ग अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे एक साथ किसी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को। तो इसका मतलब नीर बोल का जो मॉडल था कि हम इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फाइंड कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है या थर्ड शेल में, वो पूरी तरीके से एक तरीके से गलत साबित हो चुका था। हम कभी भी पोजीशन मोमेंटम एक साथ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। और ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट आगे चल करके डेवलप होंगे या अभी बहुत अनडेवलप्ड है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नेचर ही इतना वियर्ड है। शायद ये नेचर ही नहीं चाहता कि हम पता लगा पाए कि कभी भी कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है क्या, ये किस तरीके से इसका बिहेवियर है। पॉसिबिलिटीज के इस खेल में फिर एंट्री होती है रिचर्ड फाइनमैन की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। उनके हिसाब से उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के इस वियर्ड नेचर को, इस वियर्ड बिहेवियर को एक्सेप्ट किया और ये माना कि शायद ये नेचर ही इस तरीके से बिहेव करता है। और उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी जिसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन ए और बी पॉइंट के बीच में एक सिंगल पाथ नहीं ट्रेवल करता या सिंगल पाथ नहीं कवर करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर जितने भी पॉसिबल इनफाइनाइट पाथ है उन सबको कवर करता है। और ये हमारे मेजर करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को मेजर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही हम उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं वो कोलैप्स हो जाता है किसी एक सिंगल पाथ में। और उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए कुछ डायग्राम्स दिए जिसको हम फाइनमैन डायग्राम भी कहते हैं। उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन रियल है ही नहीं, जब तक कि हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते तब तक इलेक्ट्रॉन का रियल बिहेवियर हमें कभी पता ही नहीं चल सकता। और आज ये पिक्चर और भी ज्यादा वियर्ड हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थियरी, ये इलेक्ट्रॉन ना ही पार्टिकल की तरह बिहेव करता है ना ही वेव की तरह बिहेव करता है, बल्कि ये तो एक्साइटेशन ऑफ फील्ड है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं आप एक ओशन में हो, है ना, बिल्कुल एकदम शांत ओशन। जैसे ही आप उस पानी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन उस रिपेल की तरह है, मतलब जब तक मेरा इंटरेक्शन उस फील्ड के साथ नहीं होगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन मेरे को महसूस ही नहीं होगा। मतलब जैसे ही मैं इंटरेक्ट करता हूँ मेरे को वो फील्ड महसूस होती है या फिर मैं उसको क्रिएट भी कर सकता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स वियर्ड ही नहीं, हैरान कर देने वाली चीज है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स की डिटेल में जाने लग जाए ना, तो हमें पता चलता है कि हमें शायद कुछ भी नहीं पता, या हम जिन चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं कि यार ये कितना हम आगे डेवलप कर चुके हैं, और जैसे हम डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं तो क्वांटम फील्ड हमेशा हमें चौंकाती है कि यार जब तुम जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हो ना वो शायद कहीं ना कहीं कोलैप्स करने वाली हैं और आगे जा करके और नई नई फील्ड्स क्रिएट होने वाली है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब दीजिएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो में किसी भी पॉइंट से सहमत नहीं है या आपको लगता है कि कोई भी एग्जाम्पल मैंने गलत बोला है, तो प्लीज़ एक पॉजिटिव वे में इस कमेंट सेक्शन में उनके जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए चलिए छुट्टी करते हैं।